Hello students, how are you? Are you fine? Okay, it's okay. I am also fine. बहुत अच्छा हूं मैं। देखो, आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेकर के आया हूं नए चैप्टर के साथ। लास्ट टाइम पे मैंने आपको जो चीज़ें कवर की थी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट के बारे में मैंने आपको बहुत सारी फिनोमिना एक्सप्लेन की थी। मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बताया था, लेंसेस बताए थे, स्फेरिकल मिरर्स बताए थे, प्लेन मिरर बताए थे, उनकी प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई थी और न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को बताए थे। लेकिन देखो, आज मैं आपको बताने वाला हूं जो चैप्टर क्लास 10th में सीबीएसई, वो है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। बेटा अब ये देखो, अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें तो क्या आप मुझे देख पाओगे, मुझे विजुलाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो सेम मैं भी आपको नहीं देख पाऊंगा। क्लियर? इसका मतलब ये बन जाता है कि हमारे पास एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इन चीज़ों के लिए कैपेबल होता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती है हम उनको विजुलाइज कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं। उनका कलर क्या है, उनका साइज क्या है, उनकी डिस्टेंस क्या है, इन सब चीज़ों का हम एस्टिमेशन ले लेते हैं। किससे? अपनी आँख के थ्रू, द ह्यूमन आई। तो मैं यहां पर आज आपको ह्यूमन आई के बारे में बता रहा हूं। कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आइज के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिनके थ्रू हमारे ब्रेन में सामने वाली ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है और हमारा ब्रेन उसको रिस्पॉन्स करता है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखी है, वो बिल्कुल वैसा ही इमेज हमें ब्रेन बना के देता है। तो देखो बेटा, अब ये इमेज फॉर्मेशन जो हमने लेंस के थ्रू अब तक पढ़ी है कि इमेज रियल होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, इन्वर्टेड होती है, सब चीज़ें, हम सारी चीज़ें किस चीज़ से विजुलाइज कर रहे थे? अपनी आंखों के थ्रू कर रहे थे ना। ये हमारी आई से, मेन हमारी आई से। तो बेटा ये आईज हमारी कैसे वर्क करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए? हमें जो गॉड ने इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया है जिससे हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं, इस कलरफुल वर्ल्ड को हम देख पाते हैं और इस संसार की जो ब्यूटी है उसको हम देख पाते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमें आइज के कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मैं इसको आपको यहाँ पर रफ डायग्राम के थ्रू इसके छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स डिस्क्राइब करने वाला हूँ जो आपको ये कवर करवाएंगे कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशंस हमारे आईज में बन रही है। देखो बेटा, कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि हमारी जो आइज होती है उसका जो फ्रंट पार्ट होता है, जो फर्स्ट लेयर होती है, द फर्स्ट लेयर ऑफ आवर आइज विच इज अ वेरी थिन मेम्ब्रेन। उस फर्स्ट मेम्ब्रेन को जो हमारी आई को कवर कर रही है, फर्स्ट लेयर जो कवर कर रही है, उसको हम कहते हैं कॉर्निया। यानी कि हमारी आइज का जो फर्स्ट फेस है, फर्स्ट सरफेस है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। यानी कि कॉर्निया एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी आइज का हो जाता है जिससे लाइट एंटर करती है। तो बेटा अभी मेरे बोलने पे तो शायद आपको कॉर्निया नहीं नज़र आ रहा होगा, ठीक है, मेरे वर्ड से शायद आपको कॉर्निया नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा डायग्राम की तरफ जाऊंगा। ओके लिसन, तो यहाँ पर मैं दो व्यू बनाऊंगा आइज के ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, एक तो आइज का फ्रंट व्यू मैं बनाऊंगा। देखो ये आइज का ये फ्रंट व्यू आपको बना करके मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अरे वाह सर, आइज तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू वेरी मच। आइज अगर हमने अच्छी बनाई है तो इसका मतलब होता है कि हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है इस तरह के स्ट्रक्चर डायग्राम बनाने का। तो बेटा देखो, ये आइज है, इस आइज में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से समथिंग, ठीक, और इस तरीके से समथिंग आपने देखा होगा कि आइज का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से होता है, आपने देखा है। तो ये आइज का जो होता है कि फ्रंट व्यू, ये आप मैं जो बना रहा हूं, ये आइज का ऑलमोस्ट फ्रंट व्यू बन जाता है। और एक साइड व्यू भी होता है, साइड व्यू आप इस तरीके से बना सकते हो।
ये साइड व्यू भी इसका इस तरह से होता है। आप साइड व्यू भी बना सकते हो, ठीक है, तो आप साइड व्यू भी बना सकते हो। अब इसमें देखो, अब मैंने ये बनाया है, तो आइज का आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट होता है, इधर वाला जो पार्ट होता है, ये पूरा वाइट होता है, ये वाइट होता है। आपको अच्छी तरह से मालूम है हमारी आइज का, ये आपको सर्कुलर जो यहाँ रिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके बाहर का जो पोर्शन है वो वाइट होता है। तो मैं इस वाइट पोर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो इस पोर्शन की बात कर रहा हूं कि इस व्हाइट को और ब्लैक पोर्शन को जो फर्स्ट थिन मेम्ब्रेन होगी, फर्स्ट थिन मेम्ब्रेन, थिन, वेरी थिन मेम्ब्रेन, जो पहली मेम्ब्रेन होती है इस आइज की, जो इस आइज का फर्स्ट सरफेस होती है, इसको कवर करके रखती है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। उसी थिन लेयर को हम कॉर्निया कहते हैं। दिस पार्ट ऑफ आइज इज कॉल्ड कॉर्निया। अब जो आपको यहां पर सर्कुलर ट्रैक दिखाई दे रहा ना, ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम, ये क्या है? डायफ्राम। ये जो डार्क सर्कुलर ट्रैक होता है मस्कुलर, ये आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसका क्या नाम है? इसको कहते हैं आइरिस। जो सेकंड पार्ट है हमारा डार्क सर्कुलर, सेकंड पार्ट यानी कि ये जो डार्क सर्कुलर, ये क्या है हमारा? डार्क सर्कुलर पार्ट, ठीक है, डायफ्राम। ये जो डार्क सर्कुलर पार्ट, ये डार्क सर्कुलर डायफ्राम है, इसको हम कहते हैं आइरिस। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो भी लाइट कॉर्निया से होते हुए हमारी आइस पे एंटर कर रही है, उसको ये कंट्रोल करती है, उसको ये ऑपरेट करती है, उसको कंट्रोल कर रही है, उसको ऑपरेट कर रही है। कितनी क्वांटिटी लाइट की हमारी आंखों में जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए, इस सब चीज को जो ऑपरेट करती है वो कौन होती है? हमारे आइरिस। इसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर डार्क पार्ट को हम कहते हैं आइरिस। ये आइरिस, ये पार्ट हमारा आइरिस हो जाता है, which controls the amount of light entering through cornea and operate this light। कि सफिशिएंट लाइट जो होता है कि हमारी आइज को चाहिए जाने के लिए, उसको कंट्रोल ये आइरिस करती है। उसके बाद आइरिस के बैक में जो दूसरा पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं, जो दूसरा सर्कुलर पार्ट है, जो पॉइंटेड पार्ट है, ये वाला पार्ट है, जो पॉइंटेड पार्ट है, ये सर्कुलर दिख रहा है आपको, ये पॉइंटेड पार्ट है, इसको हम प्यूपिल कहते हैं। एक छोटा सा होल होता है, एक छोटा सा एपर्चर होता है। फाइनली पूरा जो लाइट है जो आइरिस से होती हुई, अब वो इस छोटे से होल में, इस छोटे से एपर्चर में एंटर करती है, और हमारे आइज के जो मेन पार्ट होता है, जिसे हम आई लेंस कहते हैं, उस पर ये इंसिडेंट होती है। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं प्यूपिल। दिस इज प्यूपिल, ये प्यूपिल है। तो कॉर्निया आउटर सरफेस से, उसके बाद जो सर्कुलर जो रिंग पार्ट हमारा बन जाता है, उसको हम आइरिस कहते हैं, जो डार्क ब्लैक कलर का होता है, और जो पॉइंट जो उसके सेंटर पे होता है, वो भी छोटा सा सर्कुलर एपर्चर होता है, उसको हम प्यूपिल कहते हैं। तो इसके थ्रू लाइट अब हमारी आई लेंस में क्या कर रही है? एंटर कर रही है। देखो आई का मैं एक और डायग्राम यहां पर बनाऊंगा, ठीक है, देखो, यस, नाउ या ठीक, तो इसको मैं हटा देता हूं, इस वाले को, जो मैंने आई का साइड व्यू बनाया है, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, ये मैंने हटा दिया, ओके, ये सब मैंने आपको हटा दिया। अब ये देखो, अब आइस का मैं दूसरा डायग्राम यहां पर बना रहा हूं, देखो,
दूसरा डायग्राम बना रहा हूं मैं आई का। यस, यस, देखो ये जो मैंने बनाया है, ये अब हमारे आई का जो इंटरनल पोर्शन है। अभी तक तो मैं एक्सटर्नल पोर्शन जो मैंने फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाई, ये तो एक्सटर्नल था, जिसमें मैंने आपको कॉर्नर आइरिस ऑफ पीपल आपको यहाँ पर समझाई है। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पार्ट यहाँ पर मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि जो आई होती है वो एक बॉल की फॉर्म में होती है, मतलब ऑलमोस्ट स्फेरिकल होती है, कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं होती, ये आई बॉल होती है हमारी। ठीक, जो स्फेरिकल पार्ट होता है जो हमारे ये ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है, ये इंटरनल पोर्शन होता है, इसे हम बोलते हैं आई बॉल। ये आई बॉल हो गई। तो ये जो स्फेरिकल पार्ट है ये आई बॉल हो जाता है। और इसका जो फ्रंट पोर्शन होता है, जो मैंने आपको बताया, जो फ्रंट पोर्शन फर्स्ट लेयर होता है, उसको मैंने आपको बताया कि कॉर्निया होता है। दिस इज कॉर्निया होता है। क्लियर। उसके बाद जो इसमें जो डार्क सर्कुलर पार्ट होता है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, जो डार्क सर्कुलर पार्ट होता है उसको हम आइरिस कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंटेड पार्ट होता है, एपर्चर होता है, उसको हम प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, इसे हम प्यूपिल कहते हैं। अब ये क्या है सर, ये तो कॉन्वेक्स लेंस लग रहा है, ये तो आपने यहाँ कॉन्वेक्स लेंस बना दिया आपने यहाँ पर। अरे क्या सर, आंख के अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस होता है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी जो नेत्र है, हमारी जो आई है, उसमें यहां पर प्रोटीन से बना हुआ जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ एक क्रिस्टलाइन मटेरियल का बना हुआ एक लेंस होता है, जिसकी शेप कॉन्वेक्स लेंस की तरह होती है ऑलमोस्ट। ये क्रिस्टलाइन मटेरियल प्रोटीन से बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है वो प्रोटीन, उससे बना होता है। और ये छोटी छोटी जो होता है कि वेन्स होती है, उस वेन से ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पे कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्रिस्टलाइन मटेरियल का बना हुआ है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है, और ये जेली लाइक मटेरियल होता है। इसको हम क्या कहते हैं? आई लेंस कहते हैं। तो अब हमारी आई का जो मैं इंपॉर्टेंट पार्ट कह रहा था, उसको हम आई लेंस कहते हैं। ये हमारा आई लेंस हो गया। क्लियर? ये आई लेंस हो गया। इसका जो कनेक्शन है, छोटी 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 बहुत ही बारीक नसें होती हैं, वेन्स होती है, जिससे ये जुड़ी हुई होती है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ये ग्लास लेंस ये किसी दूसरे हार्ड मटेरियल की तरह नहीं होता कि हम इसके साइज को चेंज ना कर सके। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ये जो छोटी छोटी जो मैंने वेन्स आपको बताई है, जिसने इस आइस को होल्ड भी कर रखा है और वो इसके साइज को चेंज भी कर सकती है, इस छोटी 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 वेन्स को क्या कहते हैं हम? सिलियरी मसल्स। ये सिलियरी मसल्स है। ये सिलियरी मसल्स होती है, छोटी छोटी वेन्स। ये आइज के साइज को कंट्रोल करती है, क्योंकि मैंने कहा है ना, ये किसी हार्ड मटेरियल का बना हुआ कॉन्वेक्स लेंस नहीं है जो आई लेंस होता है। ये फ्लेक्सिबल क्रिस्टलाइन मटेरियल है जो हमारे प्रोटीन से बना हुआ होता है, और सिलेरी मसल से इसके साइज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इसकी फोकल लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ हमारी सिलेरी मसल्स के कंट्रोल में है। हम चाहे इसकी फोकल लेंथ को बढ़ा सकते हैं, चाहे हम इसको छोटा कर सकते हैं। वेल, अब जब हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस आ गया, तो अब हमें याद आ गया, अरे यार कैमरा भी तो ऐसे ही होता है नहीं? कैमरे में भी कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, सामने रखी चीज़ों को वो स्क्रीन के सामने उनकी रियल इमेज बना देता है नहीं? और वही विजुलाइज होता है। तो ठीक कैमरे की तरह ही हमारी आइज़ भी वर्क करती है। अब हमारे पास वो सारी चीज़ें आ गई हैं जो एक इमेज फॉर्मेशन बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? सबसे पहले है हमारे पास आई लेंस हो जाता है। इसमें कितनी लाइट फॉल हो, कितनी अमाउंट में लाइट फॉल हो, ये सब कंट्रोल सिस्टम जो होता है
हमारी प्यूपिल और आइरिस में होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आइरिस है, ये जो प्यूपिल है, इसके साइज को कम ज़्यादा कर सकती है ताकि अमाउंट ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू आई लेंस के वो एक्सेप्ट कर सके। अब ठीक है, ये सिलेरी मसल हो गई जो इसके साइज को कंट्रोल कर रही है। ओके, अब ये जो आई बॉल है जो मैंने आपको बताया है, इसके जो बैक का पोर्शन होता है, ठीक है, ये बैक का जो पोर्शन है, ठीक, ये एक थिन लेयर होती है, बैक का जो पोर्शन होता है, इसकी जो बैक आई बॉल की जो ये वाल है, ये जो वाल है हमारे पास, इस वाल को हम कहते हैं रेटिना। दिस इज कॉल्ड रेटिना। द बैक पोर्शन ऑफ आई बॉल, द थिन वॉल ऑफ आई बॉल, लास्ट वॉल ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड रेटिना। इसी रेटिना पर किसी भी ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं, इस आई लेंस के थ्रू यहां पर इमेज बनती है। इस रेटिना में क्या होता है, हाई सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है, ऑप्टिक सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से यहां पर इमेज विजुअलाइज होती है, यानी कि इमेज बनती है। तो जो भी इमेज बनेगी वो इस वॉल में बनेगी, रेटिना पे बनती है। तो रेटिना क्या है, यहाँ छोटे छोटे हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो होता है कि लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से यह इमेज बनती है। इसके ठीक थोड़ा सा अगर मैं जाऊं, थोड़ा सा डाउन में, यहां पर ये इसका कनेक्शन जो होता है कि ब्रेन से रहता है, और जो भी इमेज यहां बनती है, यहां छोटे छोटे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे हमारे पास ऑप्टिकल नर्व होते हैं, जिसको हम सेल होते हैं, उनको ऑप्टिक नर्व्स हम कहते हैं, ऑप्टिक नर्व्स। बैक, ऑप्टिक नर्व्स। तो यहां पर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें हम ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। ऑप्टिक नर्व्स की मदद से जो भी रेटिना में इमेज बनती है, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसमिशन होता है, वो इस ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन को होता है। और ब्रेन क्या करता है, जो भी यहाँ इमेज रेटिना पे बनती है, वन थिंग, इस चीज़ को आप याद रखना कि जो भी रेटिना पे इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, लेकिन ऑप्टिक नर्व जो रिस्पॉन्स करता है ब्रेन को, वो रियल और इन्वर्टेड नहीं बल्कि इरेक्ट इमेज को रिस्पॉन्स करता है। जो ब्रेन को जो परसेप्शन मिल रहा है इमेज का, वो कैसा होता है, वो इन्वर्टेड नहीं होता है, वो इरेक्ट होता है, वो इमेज को इरेक्ट कर देता है। तो ये काम किसका होता है, ये ऑप्टिक नर्व्स का होता है। तो ठीक है, अब मुझे ये तो पता चल चुका है कि सर कॉर्निया क्या है, आइरिस क्या है, प्यूपिल का काम क्या है, आई लेंस क्या होते हैं, रेटिना क्या होता है, ये सब आपको क्लियर हो गया। क्लियर। अब मैं आगे की प्रोसेस बता रहा हूं कि किस तरीके से इमेज बनती है, इसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, हाँ, तो मैं जो होता है कि स्क्रीन चेंज कर रहा हूं। ओके, यस, अब मैंने स्क्रीन चेंज की है, तो मैं दोबारा से यहाँ पर आई लेंस बना के आपको इमेज फॉर्मेशन क्लियर कर रहा हूँ। ओके, ये हमारे पास आई लेंस है, ये जो बैक पोर्शन मैंने बताया है, ठीक, इसको हम रेटिना कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर सामने ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। या हम ये ले सकते हैं कि कोई बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, वहाँ से रेज आ रही है। देखो, अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर से ऑब्जेक्ट है, तो ये कॉर्निया से होते आइरिस, आइरिस से होते हुए प्यूपिल, और उसके बाद फिर लेंस, यानी कि आई लेंस पे ये एंटर करती है। ठीक है, ये आई लेंस पर एंटर करती है, ये पैरेलल बीम एंटर कर रहा है आई लेंस पे। जैसे ही आई लेंस पे ये एंटर करता है, तो ध्यान में रखना कि इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, रेटिना पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी। तो ये जब इसका रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज यहाँ पर
बन जाएगी, यहाँ पर इमेज बन जाएगी। ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये इसका रिफ्रैक्शन हो गया, हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस जो होता है कि क्या करते हैं, रेज को क्या कर रहे हैं, ये कहाँ फोकस कर रहे हैं, ये रेटिना पे फोकस कर रहे हैं, यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। और कॉन्वेक्स लेंस किस तरह का रिफ्लेक्शन करते हैं, कन्वर्जिंग। ये डाइवर्ज नहीं कर रहे हैं, ये कन्वर्ज कर रहे हैं। तो इसने कन्वर्ज कर दिया कहाँ, अगर ये कन्वर्ज करता है रेटिना पर, तो तब जाकर के हमें ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टिंक्टली क्लियरली दिखाई देता है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, ये हमारा आई लेंस के थ्रू ये काम हो रहा है। तो अगर रेटिना पे बनती है तो इमेज कैसी बनेगी, बिल्कुल क्लियर बन जाएगी, बिल्कुल क्लियर बन जाएगी। तो बेटा ये आपको आइस के बारे में जो भी मैंने अभी इंफॉर्मेशन दी, आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, क्लियर समझ में आया। ओके चलो, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इस टॉपिक को दोबारा भी रिवाइज कर सकता हूं। अगर मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसा दिखाई दिया कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर इस टॉपिक में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो, इस पार्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो, तो मैं इसको दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर दूँ। ओके, तो आपने देखा कि अगर कोई भी पैरेलल बीम्स या कोई भी, जरूरी नहीं कि पैरेलल बीम्स हो, अगर हमारे पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, जैसे ओ पे रखी हुई है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज आ रही है, इस तरीके से रेज आ रही है, ठीक है, तो भी उसका रिफ्लेक्शन जब होगा तो वो रेटिना पर होगा, और इमेज जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होगी उसकी जो इमेज बनेगी वो रेटिना पर ही बनेगी। क्लियर, इसीलिए यहाँ पर हमें जो इमेज दिखाई देती है बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। ओके, अब मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, देखो अब जो मेन टॉपिक अब इसके बाद हमारा है, वैसे तो सारे टॉपिक्स ही मेन होते हैं, लेकिन इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक, नेक्स्ट मेन टॉपिक है वो ये है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। देखो आई की एक एबिलिटी होती है, ये ध्यान में रखना, आई की एक एबिलिटी होती है, और आई की वो एबिलिटी क्या होती है कि वो सिलरी मसल के थ्रू अपनी फोकल लेंथ को चेंज करके कितनी भी ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के पास रखी हो या कितनी भी दूर ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से दूर रखी हो, उसका जो इमेज होगा वो कोशिश करती है कि वो इमेज जो बने वो डिस्टिंक्ट और क्लियर बने। ये हमारे क्या है, ये आई का एक एफर्ट होता है। तो इसी एफर्ट को, इसी एबिलिटी को हम यहां पर आई की पावर ऑफ एकोमोडेशन कह सकते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ accommodation of I. Power of accommodation of I. Power of accommodation of I is the ability of eye to adjust its focal length by ciliary muscle so that it can see the image on object in front of our eyes clearly and distinctly. यानी कि पावर अकोमोडेशन हमारे आई की एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी एबिलिटी है जो अपनी फोकल लेंथ को सिलरी मसल के थ्रू एडजस्ट करके हमारे आंखों के सामने रखी हुई किसी ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियर बनाता है, रेटिना पे बनाता है। जैसे आपने देखा होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होती है, हमारे बिल्कुल ऐसे करके पास रखी हुई होती है, तो हम उसे देखने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी आंखों पे जोर डाल रहे हैं। तो जोर कौन डाल रहा है? सिलेरी मसल डाल रही है। किस पे डाल रही है? हमारे आई लेंस पे डाल रही है। वो आई लेंस की फोकल लेंथ को इस तरीके से एडजस्ट कर रही है कि ताकि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे फ्रंट पे रखी हुई आईज के, उसका इमेज हमारी आईज क्लियर देख सके। बहुत दूर रखी हुई है तो तब भी हमारी सिलेरी मसल्स जो होता है कि आईज पर क्या कर रही है, एक प्रेशर, एक स्ट्रेन डाल रही है, ठीक है ना, एक स्ट्रेन डाल रही है कि ताकि उसकी फोकल लेंथ इस तरीके से एडजस्ट हो कि वो हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे।
तो दैट एबिलिटी ऑफ आइज इज कॉल्ड पावर ऑफ accommodation. Finally, power of accommodation. What is power of accommodation? Power of accommodation is the property or ability of eyes due to which it can be able to see the distant and nearby objects by adjusting its focal length through ciliary muscle. Why? So that we can see the image and object nearby or distant from our eyes. Clear? तो ये आपको समझ में आ गया कि पावर एकोमोडेशन हमारी जो आइज होती है, आइज का जो आई लेंस होता है वो सिलेरी मसल के थ्रू अपने फोकल लेंथ को क्या कर सकता है, स्ट्रेन डाल करके कभी आंखों को रिलैक्स करता है और कभी अपनी आंखों को स्ट्रेन में लेकर के आता है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो फोकल लेंथ जो आई लेंस से जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टलाइन मटेरियल का बना हुआ है, जो प्रोटीन ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है, उसकी फोकल लेंथ, उसके साइज, उसके कर्वेचर को चेंज करता है, जिसकी वजह से वो एडजस्ट करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है उसकी इमेज हमारी आईज क्लियर देख सके। तो दैट एबिलिटी ऑफ आवर आईज इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसकी भी एक रेंज होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ जाता है तो हमारी सिलेरी मसल्स जो होता है कि डैमेज भी हो सकती है, इतना जोर नहीं डालना है, ठीक है, कि बहुत क्लोज हो गई तो नहीं हो पाएगा, वहाँ तक नहीं है। तो आइज की एक फिक्स क्या होती है, एकोमोडेशन होती है। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया? अच्छा, अब वो फिक्स एकोमोडेशन क्या होती है सर? आपने तो कह दिया कि आइज की एक फिक्स एकोमोडेशन होती है, पावर एकोमोडेशन होती है। देखो, एक हेल्दी आइज होती है ना, नॉर्मल आइज, हेल्दी आइज, ठीक है, जैसे आप लोग हेल्दी है, शायद मैं मेरे एज के अकॉर्डिंग हो सकता है मेरी आइज उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना कर पा रही हूँ, लेकिन हम आपकी आइज को नॉर्मल आइज कह सकते हैं, हेल्दी आइज कह सकते हैं। तो देखो, इसमें मैंने आपको बताया कि पावर ऑफ एकोमोडेशन की एक रेंज होती है, ठीक है ना, एक रेंज होती है, एक लिमिट होती है। तो उस लिमिट को सर हम क्या कहेंगे? देखो, जो नॉर्मल आइज होती है ना, जब वो रिलैक्स्ड होती है तो हमने देखा कि स्टार कितने दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं स्टार्स, ठीक है। स्टार एक लाइट सोर्सेस है, ठीक है भाई, जो लाइट सोर्सेस होंगे या जिन ऑब्जेक्ट्स पे लाइट फॉल होगी वही तो दिखाई देते हैं, ठीक है। अब कोई चीज़ अंधेरे में खड़ी वो थोड़ी ना हमें दिखाई देगी, क्योंकि उस पर कोई लाइट फॉल ही नहीं हो रही है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेटेड नहीं होगी तो वो हमें नहीं दिखाई देगी, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। अगर वो अंधेरे में खड़ी है, डार्क में खड़ी है, तो वो हमें नहीं दिखाई देगी। तो स्टार होते हैं करोड़ों मील दूर होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आइज उनको देख लेती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एट इन्फिनिटी होते हैं, ये मान सकते हैं हम। तो इन्फिनिटी पे जो होता है कि जो ऑब्जेक्ट है जो इल्यूमिनेटेड है उसको हम देख सकते हैं, पास में रखी हुई चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो पास में रखी हुई चीज को हम देख सकते हैं, देखो ये बात तो आई। दूर में रखी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल आइज इन्फिनिटी पे भी जो होता है कि देख लेती है, लेकिन पास में रखी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें अपने आइज पे स्ट्रेन करना पड़ता है। लेकिन पास का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल आंख के पास रख लो तो वो आपको दिख जाएगी। तो नियर बाई डिस्टेंस के लिए जो होता है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी नियर डिस्टेंस को हमारी आइज देख लें, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ताकि हमारी आई किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकती है, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक की जो होता है कि हमारी आइज की सिलेरी मसल्स आइज लेंस पर स्ट्रेन डाल सकती है कि ताकि वो उतनी मिनिमम डिस्टेंस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सके। तो उस मिनिमम डिस्टेंस को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखो, यहाँ एक टॉपिक आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, पूरे आई में भी, और आगे जाकर के अगर आप आई से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो वहां पर इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा यूज है। क्या? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस, ये पॉइंट है कि लीस्ट डिस्टेंस यानी कि हमारे आंखों के सामने रखी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट एक ऐसी मिनिमम डिस्टेंस पे होनी चाहिए जहां पर
हमारी पावर अकोमोडेशंस के अकॉर्डिंग सिलेरी मसल आई लेंस पर जितना भी स्ट्रेन डाले उसके बियॉन्ड वो नहीं डाल सकती, ठीक है। तो एक मिनिमम डिस्टेंस आइज के सामने ऐसी है जहाँ तक हम बिना स्ट्रेन के उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रेन डालने के बावजूद भी वो ऑब्जेक्ट दिखती तो है लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देती, वो ब्लर दिखाई देती है। तो देखो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है, ये हमारी आइज है, दिस इज अवर आइज, ठीक, ये हमारी आइज है, ठीक है, ये हमारी आइज है, ठीक। और अब हमें पता है कि यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी, यहाँ पर मैं ये इन्फिनिटी बना देता हूँ। तो हमारी आइज अगर जैसे कोई स्टार है, दूर रखी कोई ऑब्जेक्ट है, एलिमिनेटेड है, तो उसको देख लेती है, जो नॉर्मल आइज होती है उसको देख लेती है, और मगर पास की रखी हुई हर डिस्टेंस को नहीं देख पाती। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसी पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है जहाँ तक हमारी आइज अपने आई लेंस पर बिना स्ट्रेन डाले रिलैक्स मोड में आकर के इसके इमेज को क्लियरली देख सके। उस लीस्ट डिस्टेंस को, दिस मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आइज इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसे कैपिटल डी कहते हैं। हर नॉर्मल आइज के लिए एक मिनिमम ऐसी डिस्टेंस होती है जिसके सामने रखी हुई ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली बिना स्ट्रेन लिए अपनी आई लेंस पर देख सकते हैं। और ये एक नॉर्मल आइज के लिए, ह्यूमन आई के लिए ये कितनी होती है, इसकी मेजरमेंट कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। दिस इज 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, दिस इज अ मिनिमम डिस्टेंस। यहां तक हम किसी भी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख पा रहे हैं। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को 24 पे ले आए या 25 से आगे लेकर के कहीं भी आ जाए तो हमारी आइज उसको क्लियर नहीं देख पाएगी बट क्लियर नहीं देख पाएगी। अगर देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत स्ट्रेन पड़ेगा हमारी आंखों पर, सिलेरी मसल्स में जो होता है कि पेन होने लगेगा। तो इतना स्ट्रेन नहीं लेना है हम, ओके, हमें लेना ही नहीं। तो देखो अब यानी कि एक नॉर्मल आइज मिनिमम 25 सेंटीमीटर पे क्लियर इमेज देख लेती है, यानी कि यह इसके पहले नहीं देख पाती है, इसके बाद इन्फिनिटी और इस 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बीच किसी भी डिस्टेंस पर हमारी आइज किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख लेती है। यानी कि अगर हम 25 सेंटीमीटर से आगे चलेंगे, किसी भी पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यानी कि जब हम बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर जाएंगे, 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से आगे जब हम जाएंगे तो तब हमारी आइज उस ऑब्जेक्ट की इमेज को पूरी तरह से क्लियर देख सकेंगी। यानी कि 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी के बीच किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज एक नॉर्मल आइज को बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। क्लियर। अब एक पॉइंट और देखो, पॉइंट आते हैं, की पॉइंट आते हैं, और जहां की पॉइंट आते हैं वहां पे हमें अपने ब्रेन को रोक करके कंसंट्रेट करना पड़ता है कि यार ये क्या नई चीज है, और इसको हमें अपने दिमाग में रखनी है, रिमाइंड करके रखना है उसको। अब मैंने कहा है कि द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच वी कैन सी द इमेज ऑन ऑब्जेक्ट, दिस मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हम कहते हैं। एट दैट पॉइंट, ये जो 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं ए कंसीडर कर देता हूं। ए पॉइंट, ए से जो होता है कि ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई दे रही है जब हम आगे जाना शुरू करते हैं। तो दिस इज मिनिमम नियरेस्ट पॉइंट। ये ऐसा मतलब एक नियरेस्ट पॉइंट है आइज से जहां से हमें इमेज क्लियर दिखना शुरू हो रही है। तो इसका मतलब बनता है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ आइज, ऑलवेज नियर पॉइंट ऑफ। तो ये जो पॉइंट ए है इसको हम क्या कहेंगे, नियर पॉइंट। ये नियर पॉइंट हो गया, इसको याद रखिएगा, नियर पॉइंट।
एक हेल्दी आइज के लिए, नॉर्मल आइज के लिए नियर पॉइंट कहां पर होता है? हमारी आइज से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होता है। ये नियर पॉइंट है जहां पर ये मिनिमम डिस्टेंस पर 25 सेंटीमीटर पर होता है, जहां पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब इस नियर पॉइंट से आगे भी हम इन्फिनिटी तक किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकते हैं। तो जितना दूर से दूर से दूर तक हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख लेते हैं, उसे हम फार पॉइंट कहते हैं। तो वो फार पॉइंट क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, तो वो हमें वहाँ भी दिखाई देती है जैसे स्टार्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं फार पॉइंट। यानी कि फार पॉइंट, ये पॉइंट जो इन्फिनिटी में है, इसको हम फार पॉइंट कहते हैं। अब आपको एक बात तो पूरी तरह से क्लियर हो गई कि जो नियर पॉइंट होता है एक हेल्दी आइज के लिए, वो 25 सेंटीमीटर पर होता है, और एक फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पर होता है। क्लियर? फॉर हेल्दी आइज, फॉर नॉर्मल आइज, far point is at infinity, whereas near point is at distance of 25 centimeter in front of eye. क्लियर? और जो 25 सेंटीमीटर का ये छोटा सा जो गैप है ना आईज और ऑब्जेक्ट के बीच में, जहाँ तक हमें नहीं दिखाई देती, ऑब्जेक्ट दिखती है तो ब्लर दिखाई देती है, क्लियर नहीं दिखाई, ये जो छोटा सा 25 सेंटीमीटर का गैप है ना, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, 25 सेंटीमीटर। अब मैं बार बार रिवाइज नहीं करूंगा, मैंने एक ही बात को कई बार कह दिया, अब मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, मैंने आपको नियर पॉइंट बता दिया, फार पॉइंट भी बता दिया। ओके, टॉपिक चेंज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। यस, देखो इसके बाद आता है कि हर किसी की जो आइज होता है ना, उसका रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं होता है, उसकी कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होती ऑब्जेक्ट को देखने की, अलग अलग होती है। कुछ का हम ये कह सकते हैं कि जन्म से ही कुछ बच्चों की जो आइज़ होती है थोड़ा सा डिफेक्टिव हो जाती है, कुछ की धीरे धीरे करके एज बढ़ने के साथ साथ जो होता है कि क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, एज की वजह से आ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा वर्क करने की वजह से आ जाते हैं, रात रात भर जगने की वजह से आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जब हम काम करते हैं जहाँ पर हमारी आइज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बोले सर आइज़ का इस्तेमाल तो आजकल हम जो होता है कि अब फ़ोन में ज़्यादा करते हैं। हाँ बेटा, वो भी है कि फ़ोन ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे भी आंखों में जोर पड़ता है, हमारी सिलेरी मसल्स कमज़ोर हो जाती है, तो जो हमारा आई लेंस होता है उसको वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो नॉर्मल पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है, ठीक है, वो चेंज हो जाती है, उसमें गड़बड़ हो जाता है, तो फिर हमें ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देती है फिर। तो इसी तरीके से क्योंकि आइज़, जो हमारी आइज़ है, एज के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ डिफेक्ट आता है, कुछ में ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिफेक्टिव आइज़ होती हैं। तो ये डिफेक्ट क्यों आता है, इन डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, किस तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, इनकी क्या टाइप से, अब मैं आपको वो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आई डिफेक्ट्स एंड इट्स सॉल्यूशन, इट्स करेक्शन। ठीक है, आई डिफेक्ट्स, आई डिफेक्ट्स एंड इट्स करेक्शन, सॉल्यूशन। ठीक है, आप सॉल्यूशन कहें, करेक्शन कहें, आप कुछ भी कहें, आपको आइडिया समझ में आना चाहिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए, मेन होता है आइडिया। अगर आपको आइडिया समझ में आ गया, उसके छोटे छोटे क्ल्यूज समझ में आ गए, उसके पॉइंट क्लियर हो गए, तो भी बचा क्या है, नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, टॉपिक ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ हमें समझनी पड़ती है। तो मैंने कहा है कि ठीक है, बच्चों में हो गया या युवाओं में भी हो सकता है, और जो एज के साथ साथ हम जैसे लोग मान लेते हैं, ठीक है, उनको भी जो होता है कि ये डिफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी पास की चीज़ें हमें क्लियर नहीं दिखाई देती, और कभी कभी हमें दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती, और कभी कभी तो पास और दूर की भी नहीं दिखाई देती है। बहुत दूर है तो वो भी नहीं दिखाई देता, बहुत पास से वो भी नहीं दिखाई देता, बीच का दिख जाता है।
तो इसका मतलब बन जाता है कि हमारी आई में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आया है, कई वजहों से डिफेक्ट आ सकता है। तो मैं यहाँ पर आई डिफेक्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई में वो डिफेक्ट जिसकी वजह से हमारी आईज इनकैपेबल हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना में बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर हमारी आईज अगर रेटिना पे अब इमेज नहीं बना पा रही है तो जरूर है, ये जरूरी हो गया कि अब हमें इमेज क्लियर नहीं दिखाई दे रही। इमेज क्लियर आपको तब दिखाई देती है जब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर बने। अगर वो रेटिना पर नहीं बन रही है तो हो सकता है कि रेटिना से पहले बन रही हो, तब भी हमें वो इमेज क्लियर नहीं दिखाई देगी। हो सकता है कि रेटिना के बाद बन रही हो, रेटिना से पीछे बन रही हो, तो तब भी हमें इमेज क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो अगर इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है तो इस तरह आई में कोई ना कोई डिफेक्ट है, उसी को हम कहते हैं आई डिफेक्ट। तो आई डिफेक्ट क्या हो जाता है? आई डिफेक्ट इज द डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू विच आवर आई इज नॉट एबल टू फोकस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एग्जैक्ट रेटिना। अगर हमारी आईज रेटिना पर इमेज नहीं बना पा रही है ऑब्जेक्ट की, तो इसका मतलब बन जाता है आई में कोई ना कोई डिफेक्ट है, इसको हम आई डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, बेसिकली आई डिफेक्ट जो होते हैं कि 3 तरह के होते हैं। बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा हूं, वैसे तो बहुत तरह के डिफेक्ट होते हैं, जो आपके 10th के सिलेबस में जितने हैं मैं उतने आपको डिस्कस कर रहा हूं, और वो इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नाउ द टाइप्स ऑफ, अब मैंने आपको बता दिया कि आई डिफेक्ट क्या होता है। आई डिफेक्ट इज द डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू विच इट कैन नॉट फोकस द इमेज ऑन ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट एट आई रेटिना। तो जब हमारी आई रेटिना पे ये जो होता है फोकस नहीं कर पाएगी, उससे पहले या बाद में कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं दिखाई देगी, मगर क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो इस डिफेक्ट को हम आई डिफेक्ट कहते हैं। ओके, तो मैंने ये कहा है कि पहला जो डिफेक्ट है यानी कि टाइप्स ऑफ, ठीक है, तो अब मैं इसकी टाइप्स बता रहा हूं, टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट। तो आई डिफेक्ट के जो टाइप्स है, जो फर्स्ट टाइप है, वो पहली जो टाइप्स हमारी मायोपिया आती है, मायोपिया। ठीक है, पहले टाइप मायोपिया आती है, जिसे हम नियर साइटेडनेस या इसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कह सकते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। जो दूसरा डिफेक्ट होता है, मैं पहले टाइप्स बता रहा हूं आपको, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हमारे पे आता है मायोपिया का हाइपर मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि नियर साइटेडनेस, इसमें मायोपिया हो गया। अब इसका मतलब ये नियर इसमें, तो इसमें फार आ जाएगा, फार, ठीक है, फार साइटेडनेस, और लॉन्ग साइटेडनेस भी कह देते हैं हम इसको, लॉन्ग साइटेडनेस। थर्ड है प्रेस पिया। वेट स्टूडेंट्स, वेट, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, टेक केयर।